नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी CBT2 लेवल 4 का एग्जाम जो 10 मई 2022 को हुआ था। तो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि उस शिफ्ट में पूछा गया था। तो पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि रुचिका को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। रुचिका को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले 10 दिन रुचिका पहले 10 दिन प्रतिदिन 1/30 भाग ही पूरा किया। तो प्रतिदिन 1/30 भाग पूरा करता है तो 10 दिन में कितना भाग पूरा कर लेगा तो देखते हैं। तो 1/3 काम पूरा कर लिया रुचिका। कितना दिन में? 10 दिन में। तो टोटल काम एक भाग में से 1/3 भाग अगर कर लिया तो शेष काम कितना बचा? 2/3 भाग। तो 2/3 भाग उसको समय पर, चूँकि काम यहाँ पर समय पर पूरा करना है तो टोटल काम को करने में कितना समय लगता है? 22 दिन में टोटल काम को पूरा करना है, जिसमें से 10 दिन ख़त्म हो गया तो हमारे पास टाइम कितना बचा? तो 12 दिन में काम को करना है और काम का कितना भाग करना है? तो 2/3 भाग। अगर एक दिन में मान के चले, अगर एक दिन में x भाग करता है और टोटल कितना दिन तक करना है? 12 दिन तक टोटल काम करेगा तो वो कितने के बराबर होना चाहिए? 2/3 भाग के बराबर होना चाहिए, तभी तो काम कंप्लीट होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर काटेंगे 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो x बराबर कितना आ गया? 1/18 भाग। तो कह सकते हैं कि 11वें दिन से रुचिका प्रतिदिन 1/18 भाग अगर काम करेगी तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है और क्वेश्चन इस प्रकार का है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया, फिर सी काम छोड़कर चला गया जिसके स्थान पर ए आ गया। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए 12 दिन, बी 16 दिन और सी 24 दिन में काम को पूरा करता है। तो टोटल काम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। 12, 16 और 24 का एलसीएम 48 आएगा। 48 48 आएगा। स्पीड निकालेंगे। ए का स्पीड 12 चौका 48, बी का स्पीड 16 तिया 48 और सी का स्पीड 24 दूना 48। अब कह रहा है कि बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया। तो बी और सी ने 4 दिन तक काम किया तो बी और सी का स्पीड कितना है? 3 और 2 क्रमशः। तो दोनों मिल के काम किया तो दोनों का स्पीड जोड़ देंगे तो 3 2 5 के स्पीड से कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। तो कितना काम कर लेगा? 5 चौका 20 काम पूरा कर लिया। 20 काम पूरा कर लिया। तो टोटल 48 में से 20 काम पूरा हो गया 4 दिन में। तो शेष काम कितना बचा? तो शेष काम बचा 28। और अब कह रहा है कि सी काम छोड़कर चला गया। तो सी चला गया जिसके स्थान पर ए आ गया। तो अब काम कौन करेगा? ए और बी करेगा काम को। तो दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा? 4 और 3 7। और टोटल काम कितना बचा था शेष काम? तो 28। तो टोटल कितना दिन में पूरा करेगा? 7 कम 7 7 चौक 28। तो कह सकते हैं कि 4 दिन में शेष बचे काम को कंप्लीट करेगा ए और बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक निश्चित काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3, 5, 8 है। यहाँ पर ए, बी और सी तीनों की स्पीड दे दिया है। कितना है? 3, 5 और 8। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ काम करेगा तो तीनों का स्पीड कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 16। तो 16 के स्पीड
से कितना दिन में काम समाप्त होता है? 15 दिन में। कह रहा है यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं तो शेष काम अकेले सी द्वारा कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखते हैं, ए और बी 12 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है तो ए और बी का स्पीड कितना हो जाएगा? 5 3 8। तो 8 के स्पीड से कितना दिन काम किया? 12 दिन तक काम किया तो कितना काम समाप्त हो जाएगा? 12 8 96 काम, 96 काम समाप्त हो गया। तो टोटल कितना काम था? 16 गुने 15, 16 85 के जीरो हासिल 8, 16 8 24, 240 काम में से 12 दिन में कितना काम हो गया? तो 96 काम, 96 काम माइनस हो गया तो बचा कितना? 144 काम बच गया। और अब कौन करेगा शेष काम? तो शेष काम सी अकेले करता है और सी का स्पीड हमें मालूम है कि 8 के स्पीड से काम करेगा। तो कितना दिन में कर लेगा? 18 8 144। तो 18 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड था, समय और दूरी से रिलेटेड था। और क्वेश्चन इस प्रकार था, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय मिनट में ज्ञात करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सामान्य समय दे रखा है और अभी का स्पीड और अभी का समय देखते हैं। तो क्या, यदि कोई व्यक्ति सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है, यदि सामान्य चाल अगर 8 होगा तो अब स्पीड कितना हो जाएगा? 7। स्पीड का रेशियो हमें मालूम है 8:7 है। तो चलिए अब टाइम का रेशियो निकालेंगे, 8 7 56। तो टाइम का रेशियो होगा 8 7 56, 7 8 56। ये हो गया टाइम का रेशियो। तो हम देख रहे हैं कि सामान्य में 7 अनुपात ले रहा है तो अब 8 अनुपात ले रहा है। तो कितना अधिक ले रहा है? हमारे हिसाब से अनुपात के हिसाब से 1 ले रहा है, मगर क्वेश्चन के हिसाब से कितना ले रहा है? 20 मिनट अधिक ले रहा है। तो बोल रहा है कि उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय मिनट में ज्ञात करें। तो सामान्य समय कितना है? 7 अनुपात। तो 7 अनुपात का अगर मान निकालेंगे तो हो जाएगा 20 7 140 मिनट। हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड से पूछा गया था। और क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, k किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो k का मान ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत स्पीड कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें मालूम है कि औसत स्पीड चाल बराबर क्या होता है? तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो समय यहाँ से औसत समय अगर निकालेंगे, कुल समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कुल दूरी 250 + 50, 250 + 50 300, 120, 420 बटे औसत चाल से भाग देंगे तो 42 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 घंटा। कुल समय कितना आ जाएगा? 10 घंटा। अब यहाँ से निकालते हैं। पहला कंडीशन में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना चलता है? 250। तो 250 में अगर 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 50 कम 50 50 पंचे 250। तो 5 घंटा पहला पड़ाव में समय लेता है, दूसरा पड़ाव में हमें मालूम नहीं है, तीसरा पड़ाव में कितना लेता है? तो 50 किलोमीटर दूरी तय करता है कितना के स्पीड से? 25 के स्पीड से। तो कितना समय लगेगा? 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो 2 घंटा तीसरा पड़ाव में लेता है। टोटल टाइम कितना ले रहा है? 10 घंटा। तो कह सकते हैं 5 2 7 अगर माइनस कर देंगे तो दूसरा पड़ाव में कितना समय ले रहा है? 3 घंटा। 3 घंटा। तो 3 घंटा समय लेता है और दूरी हमें मालूम है कितना है? 120 दूरी हो गया। तो कितना आ जाएगा? 3 कम 3 3 चौके 12 0। तो कितना आ जाएगा? के का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन स्टैटिक से पूछा गया है। और क्वेश्चन इस प्रकार था कि 37
85, 65 और 23 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं। समांतर माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योगफल निकालते हैं। 7, 5, 12, 5, 17, 3, 20 के 0 हासिल, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 8, 18, 3, 21। तो 210 योगफल आ गया बटे आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4। 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 1 पर 0 10, 4 दूना 8, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन भी माध्य से पूछा गया था। और क्वेश्चन इस प्रकार था कि 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो 10 और 22 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 10 के बाद हो जाएगा 11, 12 नहीं होगा, 13, 14, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 भी नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20, 21 तो होगा नहीं। तो ये 4 डिजिट आ गया। और माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योगफल। तो 1, 3, 1, 4, 7, 4, 11, 11, 9, 20 के 0 हासिल, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। तो आंकड़ों का योगफल आ गया 60। और आंकड़ों की संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4। तो 4 से भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन भी माध्यिका एवं बहुलक से रिलेशन के बारे में पूछा गया था। और क्वेश्चन इस प्रकार का था कि किसी समूहीकृत आंकड़ों के बहुलक और माध्य क्रमशः 27.5 और 28.5 है। अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका का 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णकालिक मान ज्ञात कीजिए। तो हमें याद रहना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है? माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। तो इस रिलेशन के आधार पर अगर निकालेंगे तो 3 माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका। मौका लिख दिए। 3 माध्य, अगर इस माध्य को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? माध्यिका को इधर ले आते हैं तो प्लस में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 माध्यिका इक्वल टू 2 माध्य प्लस बहुलक। तो 2 माध्य प्लस बहुलक और बटा में अगर 3 से अगर भाग दे देंगे तो हमें माध्यिका का मान मालूम हो जाएगा। तो 2 माध्य करते हैं तो 2 इंटू 27.5 प्लस 28.5 होगा, क्योंकि माध्य का मान 28.5 है। 28.5 प्लस बहुलक तो 27.5 बटे में 3 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 28 दूना 56 1 57, 28 दूना 56 1 57 प्लस 27.5 बटा में 3। तो कितना हो जाएगा? 57 प्लस 27 84, 84.5 बटा में 3 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 28.17। चूँकि 2 दशमलव अंक तक निकालना था तो इतना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन साधारण ब्याज से पूछा गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार था कि कविता ने 4,000 रुपये की एक राशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन निकालना है। तो यहाँ पर मालूम है हमें पी का मान कितना दे रखा है? 4,000
4,000 रुपया। और रेट भी हमें मालूम है, रेट कितना है 6.25%। और टाइम भी मालूम है, टाइम कितना है 2 साल। तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, निकालना है अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या कर देंगे, तो 4,000 प्रिंसिपल गुने अपने आप में कितना है 100% है, और इसमें ब्याज कितना परसेंट और ऐड हो जाएगा, तो 6 दूना 12, 12.5% ब्याज इसमें ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 112.5। प्रिंसिपल हो जाएगा 112.5%। काटेंगे तो 0, 0 दशमलव कटेगा तो 0, 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौके 100, 11 चौक 44 1 45 और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज और क्वेश्चन इस प्रकार था कि कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 रुपया 1 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और रेट दे रखा है, कितना दे रखा है 25%। और 25% क्या दे रखा है, तो वार्षिक दे रखा है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे छमाही में, तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25/2%। समय की बात करें तो टाइम दे रखा है 1 साल, और चूंकि छमाही संयोजित होगा तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 2 हो जाएगा टाइम। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो लाइन डायग्राम से भी इसको निकाल सकते हैं। 2 साल के लिए 1 2 लाइन डायग्राम खींचेंगे और 64,000 रुपया पहला साल, 64,000 रुपया का 25/2% अगर निकालेंगे तो 25/200, 2 शून्य से 2 शून्य 2 कम 2 320 इंटू 25 करेंगे तो 25 दूना 50 के 0 हासिल 5, 25 तिहाई 75, 5 80 और 1 शून्य, तो 8। जिस प्रकार 64,000 रुपया का ब्याज एक पहला साल के अंत में हो जाएगा 8,000, उस प्रकार दूसरा साल के अंत में भी हो जाएगा 8,000 रुपया। मगर चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो अब इस 8,000 पर भी ब्याज चलेगा, उसका ब्याज कितना हो जाएगा 25/2%। और अगर करेंगे 25/200 8,000 का, तो 2 कम 2 2 चौके 8 0, 25 चौका 100, 1,000 रुपया और ब्याज आ जाएगा 8,000 पर दूसरा वर्ष के अंत में। तो टोटल ब्याज कितना हो गया 8 8 16,000 प्लस 1,000, तो कितना हो जाएगा 17,000, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 रुपये की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी। सबसे पहले राम को देखते हैं कि राम को कितना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिला, और दूसरा कंडीशन में देखते हैं कि दीप्ति को कितना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिला। तो राम के लिए दे रखा है रेट कितना है 30%, और टाइम भी दे रखा है 2 साल, दोनों के लिए है 2 साल। और राम के लिए वार्षिक संयोजित होता है, जबकि दीप्ति के लिए भी रेट है 30%, और ये वार्षिक है, और टाइम कितना है 2 साल। तो दीप्ति के लिए चूँकि 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता है, तो रेट वार्षिक है, तो इसको 8 मास में कन्वर्ट करें तो कह सकते हैं 30/12 से भाग देंगे और उसमें 8 से गुना करेंगे। 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 3 कम 3, 3 दही के 30, कितना हो गया 20%। 20% हो गया रेट, और समय कितना हो गया
तो 12 दूना 24 माह में 8 माह से अगर भाग देंगे तो 8 त्रिक 24। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 3 साल दीप्ति के लिए। तो राम के लिए इसको कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले 30 साल 30%, फिर 30 और फिर 30 का 30% कितना है? 3 तिहाई 9। तो टोटल 2 साल के अंत में उसको कितना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? तो 30 60 9 69 69%। उसी प्रकार अगर दीप्ति को देखते हैं कि कितना उसको मिलेगा, तो 3 साल के लिए है और 20% रेट मालूम है, तो कह सकते हैं 20 तिहाई 60% प्लस 20 के स्क्वायर 400 गुने 3 1200 इतना परसेंट प्लस 20 के क्यू तो 8000 हो जाता है। 4 अंक के बाद पॉइंट तो पॉइंट इतना परसेंट। 60 12 72 और 72.8% इसका रेट आया। अब अमाउंट की बात करें तो कितना है? 8000 रुपये, दोनों के लिए अमाउंट सेम है। तो कितना उसको अधिक मिलेगा दीप्ति को? तो 8000 गुने इसको 69% मिला, इसको 72.8%, तो कितना परसेंट अधिक मिला? 3.8%। इसको काट देंगे तो 10 और दशमलव प्रतिशत काटेंगे तो 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 8 64 के 4 हासिल 6 8 त्रिक 24 6 30, तो 304 रुपया दीप्ति को अधिक मिला राम से। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन समानुपात से पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि दी गई संख्या k से 10 कम, दी गई संख्या k से 10 अधिक और दी गई संख्या k से 38 अधिक वितत समानुपात में है। दी गई संख्या k ज्ञात कीजिए जहां k इज ग्रेटर देन 0। तो कह सकते हैं इसको ऑप्शन से ट्राई करते हैं। k से 10 कम, तो कह सकते हैं कि अगर ऑप्शन के अनुसार अगर 60 अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा? तो k से 10 कम 50 बटे दी गई संख्या k से 10 अधिक 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 70 इक्वल टू, चूँकि दूसरा टर्म कौन सा है? 70, तो 70 यहाँ पर भी रखेंगे और फिर तीसरा टर्म को नीचे रखेंगे, तो k से 38 अधिक, तो 60 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 98। देखते हैं सॉल्व करके। 5 बटे 8 फिर 14 से 14 पंचे 70 14 सत्ते 98, चूँकि बराबर होगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया। क्वेश्चन इस प्रकार था, 8 पेनों को 75 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो कह सकते हैं कि 25% हानि होती है और क्रयमूल्य लाभ के केस में 100% मानते हैं, तो क्रयमूल्य तो कितना हो जाएगा? 75% विक्रय मूल्य हो जाएगा, जिसका मान दे रखा है कितना है? 75 रुपया। तो कह रहा है कि 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए। तो 8 पेन के हिसाब से पहले हम निकाल रहे हैं, तो 8 पेन के हिसाब से निकाल रहे हैं यहाँ पर भी। तो 124, तो क्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे, 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपया। वहीं 24% लाभ प्राप्त करने के लिए 8 पेन को कितना में बेचना चाहिए? 124% बराबर 124 रुपया। और बोल रहा है कि 372 रुपया, तो 372 कितना गुना होता है? तो 3 गुना होता है, 372 रुपया। तो यहाँ पर चूँकि 124 रुपये में 8 पेन बेच रहा है, तो 372 रुपये में कितना पेन बेचेगा? तो 8 का 3 गुना, तो 24 पेन बेचेगा 372 रुपये में, ताकि उसे 24% लाभ हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस का था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि किसी व्यक्ति को एक कुर्सी 2858
रुपया 77 पैसा में बेचकर 27% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 27% का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना हो जाएगा 127% और उसका मान कितना है 2858.77। तो क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% का मान यहाँ से निकाल देंगे। तो 2858.77 गुने 100 बटा में 127, दशमलव काटेंगे तो बटा में 100, दूसरा से दूसरा कट गया। अगर भाग देंगे तो 127 दूना 254, तो हमारे कितना प्राप्त होगा 2251 रुपये प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन प्रतिशत से पूछा गया था। शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए, परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना 345 अंक प्राप्त किया है, तो 345 गुने 100% और बटा में कितना रखेंगे तो 600, 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 से 115/2 मतलब 57.5% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था और क्वेश्चन इस प्रकार था कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 और थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो 3 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बाई 3 sec थीटा माइनस 4 cot थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो P का मान कितना हो जाएगा 4, H का मान कितना आ गया 5, तो B का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना हो जाएगा 3, B का मान कितना हो गया 3। अब यहाँ से मान रख देंगे 3 tan थीटा, 3 इंटू tan थीटा क्या होता है P/B, तो P का मान 4/3 माइनस 5 cos थीटा, cos थीटा होता है B/H 5/3 sec थीटा, sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा, तो कह सकते हैं 5/3 माइनस 4 cot थीटा, cot किसका उल्टा होता है tan, तो कह सकते हैं 3/4। काटते हैं 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 3, तो 1/5 माइनस 3, तो 2, 1/2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो ये रहा पूरे 16 क्वेश्चन जो कि 10 मई 2022 को पूछा गया था। 35 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन का मैंने सॉल्व कर दिया। चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाई, इसलिए यहीं वीडियो को रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।